हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को विद्युत धारा चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। और आज के इस भाग में हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को पता ही है कि चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, उनके बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को हम लोग फोटो और कहानियों के जरिए बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है? वो है प्रतिरोधों का संयोजन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, और प्रतिरोधों के संयोजन को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको भी लिख लेते हैं। तो अंग्रेजी में हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है, और वो कौन से दो प्रकार हैं उनको भी देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो पहला प्रकार है वो कहलाता है आपका श्रेणी क्रम। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम। और अंग्रेजी में श्रेणी क्रम को क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज। तो इसको लिखेंगे इन सीरीज। ठीक है, तो पहला आपका क्या है? श्रेणी क्रम में संयोजन, जिसे इंग्लिश में इन सीरीज बोलेंगे। और दूसरा आपका तरीका क्या है? वो कहलाता है आपका समांतर क्रम। क्या कहलाता है? समांतर क्रम। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैरेलल। क्या बोलेंगे? पैरेलल। तो इंग्लिश में इन पैरेलल, PARALLEL। ठीक है, तो इन दोनों व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग सीखेंगे एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं हम लोग श्रेणी क्रम से। किससे शुरुआत करते हैं? श्रेणी क्रम से। तो उदाहरण के लिए हमें कुछ प्रतिरोध लेना होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 3 प्रतिरोध है। कुल कितने प्रतिरोध हैं? कोई 3 प्रतिरोध है। जरूरी नहीं है कि आप 3 ही प्रतिरोध लो, 2 भी ले सकते हो, 3 से अधिक भी ले सकते हो। लेकिन एक उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुल कितने प्रतिरोध हैं? कुल 3 प्रतिरोध हैं। तो देखिए यहां पर हम उनका फोटो बना लेते हैं कि ये आपका पहला प्रतिरोध हो गया, ठीक, ये आपका दूसरा प्रतिरोध हो गया, और ये आपका तीसरा प्रतिरोध हो गया। तो पहले प्रतिरोध का जो प्रतिरोध है R1 से दिखा दिया, दूसरे को R2 से दिखा दिया, और तीसरे को R3 से दिखा दिया। अब देखिए इसमें आपका जो ये वाला सिरा है, इस सिरे को मैंने क्या कर दिया? ये सब प्रतिरोधों के पहले सिरे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि ये प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये इस प्रतिरोध का पहला है, ये इस वाले प्रतिरोध का पहला है। ठीक है, तो इस प्रकार से इधर के जितने भी सिरे हैं वो सब पहले सिरे हैं। और ठीक उसी तरीके से जो प्रतिरोधों के इस वाले हिस्से को या इस वाले सिरे को मैंने क्या कर दिया कि ये दूसरा सिरा बता दिया। क्या कर दिया? दूसरा सिरा बता दिया। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हमें पहला प्रतिरोध उठाना होगा। ठीक है, तो पहला प्रतिरोध को उठा करके मैंने यहां पर रख दिया। और इस पहले प्रतिरोध का जो आप ये दूसरा वाला सिरा देख रहे हो, इस दूसरे वाले सिरे को इस दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया इस प्रकार से। अब इस दूसरे वाले प्रतिरोध के दूसरे वाले सिरे को मैंने इस तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया इस प्रकार से। ठीक, बात क्लियर है? तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये आपका पहला प्रतिरोध था R1, ये दूसरा R2, और ये तीसरा। ठीक, तो ये वाला सिरा जो है पहले प्रतिरोध का पहला सिरा है, और ये वाला क्या है? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, और यही वाला जो है आपका दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है, और ये आपका जो सिरा है ये दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, और यही जो हिस्सा है वो आपका तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि मैंने क्या किया कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को
दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और अगर चौथा प्रतिरोध होता तो तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से। ठीक इसी प्रकार हम क्या करते जाते हैं, अगर हमारे पास और प्रतिरोध होते तो जोड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग श्रेणी क्रम या क्या बोलेंगे, इन सीरीज, अंग्रेजी में इन सीरीज बोलेंगे और हिंदी में श्रेणी क्रम में संयोजन बोलेंगे। बात क्लियर हो गया होगा। और आपको दिख रहा होगा कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम वाले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो अभी भी क्या है, स्वतंत्र है, खुला हुआ है। तो इन दोनों सिरे को हम किससे जोड़ते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसके बीच विभवांतर मान लीजिए कितना हो जाता है, V वोल्ट का विभवांतर हो जाता है। ठीक, तो देखिए V वोल्ट का विभवांतर होता है तो बैटरी से जो करंट निकल रही है मान लेते हैं कि स्मॉल आई है। कितनी है, स्मॉल आई। तो वही जो करंट स्मॉल आई बैटरी से निकल रही है वो तीनों प्रतिरोधों से होकर जाएगी। देखिए इसमें भी स्मॉल आई होगा, इसमें भी स्मॉल आई होगा और इसमें भी स्मॉल आई होगा, क्योंकि धारा को जाने का केवल एक ही पथ है। तो उसी पथ को वो फॉलो करता हुआ, उस पथ का अनुसरण करता हुआ वो चला जाएगा। यानी तीनों प्रतिरोधों में जो धारा होगी वो समान होगी। ठीक है, लेकिन तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, वो अलग अलग होगा। अब इसके सिरे के बीच विभवांतर V1 होगा, इसके सिरे के बीच विभवांतर V2 होगा और इसके सिरे के बीच विभवांतर V3 होगा। मैंने ये दिखा दिया, मान लिया। ठीक है, तो देखिए जब हम श्रेणी क्रम में होते हैं, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा होती है वो समान होती है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो यहां पर आप लोगों को नोट में याद रखना है पहला पॉइंट कि धारा प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होती है, प्रत्येक प्रतिरोध में समान होती है। ठीक है, समान होती है। ठीक, और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है या भिन्न भिन्न होता है। बात क्लियर है। तो ये दो बातें आपको श्रेणी क्रम के लिए याद रखनी है। ठीक, तो देखिए जो कुल आपका विभवांतर है जिसको हम V से दिखा रहे हैं और वो विभवांतर बैटरी का विभवांतर है, वो कितना होगा, तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर के योग के बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि R1 R2 R3 के तुल्य प्रतिरोध, यहां पर हम क्या मान लें कि मैंने क्या माना यहां पे कि R1, R2 व R3 के तुल्य प्रतिरोध कितना है, R इक्विवेलेंट। R EQ का मतलब हुआ R इक्विवेलेंट, हिंदी में बोलेंगे R तुल्य। ठीक है इतना है। ठीक है, मैंने मान लिया। तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। ओम के नियम से हमें यही तो मिलता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से आपका V1 इज इक्वल टू क्या होगा, आई R1। ठीक, आई R1 और V2 इज इक्वल टू क्या होगा, आई R2। देखिए धारा तीनों में समान है, इसीलिए हमने आई ही लिया है, उसमें I1 I2 I3 नहीं लिया है, क्योंकि तीनों प्रतिरोधों में धारा समान है। और V3 क्या होगा आपका, आई R3, और तथा आपका जो V होगा वो किसके बराबर होगा, आई R इक्विवेलेंट के। ठीक है,
इस प्रकार से ओम के नियम से आएगा। तो ये सब मान इसमें हम रख देते हैं, तो हमें मिलता है आई आर इक्विवेलेंट और आई R1, आई R2, आई R3। आई कॉमन ले लें इधर से और उसको कॉमन लेकर के इस प्रकार लिख सकते हैं आई आर इक्विवेलेंट और आई यहाँ पर कॉमन हो गया तो R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई हम काट सकते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बात क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारे पास तुल्य प्रतिरोध के लिए एक फार्मूला आ जाता है। मतलब कि अगर आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो उन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको सीधे सीधे क्या कर देना है, 3 प्रतिरोध हैं तो तीनों प्रतिरोधों को जोड़ देना है, 4 प्रतिरोध हैं तो चारों को जोड़ देना है, 5 हैं पांचों को जोड़ देना है, 2 हैं दोनों को जोड़ देना है। जितने हैं उन सभी प्रतिरोधों को सीधा सीधा क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, वहां पर तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। अब इस पर एक उदाहरण हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक फोटो बनाता हूं, ठीक, और उस फोटो में इस प्रकार से आपके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका बिंदु A है, ये बिंदु B है और यहां पर आपको 6 प्रतिरोध दिख रहे हैं। ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 1 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का है, 5 ओम का है, 4 ओम का है, 2 ओम का है। तो इस प्रकार से ए बी के बीच या ए बी के तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। साधारण सा बहुत ही आसान सा एक प्रश्न है कि बिंदु ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी प्रतिरोधों को सीधा सीधा जोड़ देंगे। तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 5 11, 4 15 और 15 2 17। तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे आर ए बी का मतलब ये हो गया ए और बी के बीच या ए और बी के तुल्य प्रतिरोध कितना है, वो आपका सबको जोड़ने पर 2 और 1 3, 3 6 5 11 और 11 4 15, 15 और 2 17 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना है आपका, 17 ओम के बराबर है। तो काफी आसान सा था, लेकिन परीक्षा में ऐसा प्रश्न नहीं आता, इस तरीके के आसान प्रश्न नहीं आएंगे। आपको उसमें कुछ घुमा कर पूछेगा। कैसे पूछेगा अभी हम लोग यहां पर देखते हैं। पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग श्रेणी क्रम पर आधारित कुछ उदाहरण कर लेते हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और बोर्ड पर मैंने कुछ उदाहरण बनाया है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 5 फोटो बनाया है और पांचों फोटो में हमें ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो फोटो नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और फोटो नंबर 1 में सबसे पहले आप क्या देखोगे, ये देखोगे कि वो प्रतिरोध किस क्रम में व्यवस्थित हैं, श्रेणी क्रम में व्यवस्थित हैं कि समांतर क्रम में व्यवस्थित हैं। तो कैसे पहचानोगे आप ये देखोगे कि पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और तीसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा वो चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इसी प्रकार अगर जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा। यहां पर तो हमें पता है कि सारे के सारे श्रेणी क्रम में हैं, लेकिन आपको पहले पहचानना होगा कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है कि मिश्रित क्रम में है। तो पहले आप पहचानोगे तभी आप उसको हल कर पाओगे। तो यहां पर तो ये सभी प्रतिरोध क्या हैं, श्रेणी क्रम में है। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे सभी प्रतिरोधों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 और 2.5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 6.5, और 2 जोड़ोगे 8.5, 3 जोड़ोगे 11.5 और फिर 2.5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इस प्रकार से यहां पर जो आंसर आएगा आर ए बी वो कितना होगा, 14 ओम होगा, ठीक है। इसको आप लोग जोड़कर देख लीजिए। अब उसी तरीके से फोटो नंबर बी में आ जाएं। ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो
तो 1.5 ओम है, 4 ओम है, 4 ओम है, 1.5 ओम है, तो 1.5 3 हो गया और 4 4 8 हो गया, आपका 8 3 11 ओम हो गया। तो यहां पर RAB का मान कितना आया? 11 ओम आया। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें तो ये तो बहुत ही आसान है, आप देख रहे हो कि 2 2 4 2 6 2 8, तो आंसर क्या हो गया? यहां पर RAB का मान 8 ओम आ गया। ठीक है, अब इस वाले को करें, नंबर 5 को। ठीक है, नंबर 4 आप लोग करिएगा, आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग इसका आंसर निकाल करके कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 5 हम आप लोगों को बता देते हैं। तो यहां पर आप देखो कि पहला प्रतिरोध यहां से गया है ऐसे, अब यहां पर देखो कि ये तार ऐसे घूमा हुआ है, जहां पर ये जो संकेत है, ये जो प्रतीक है, इस प्रकार से अगर कहीं तार घूमा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों तार आपस में टच में नहीं है। अगर तार ऐसे है तो मतलब टच में है, लेकिन अगर वो तार आपका इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके गया हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों तार क्या है? आपस में टच में नहीं है। ऐसे भी हो सकता है, आपका इस प्रकार से भी हो सकता है, तो ये दोनों तार आपस में क्या है? टच नहीं है। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से बना हुआ है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला तार और ये वाला तार आपस में टच में नहीं है, तो आधा ओम है। फिर यहां पर भी देखो कि ये दोनों तार आपस में टच में नहीं है, फिर 2 ओम है, फिर 1 ओम है, 1 ओम है, तो आप जोड़ते चलो कि आधा और 2 2.5 हो गया, 3.5 4.5 और 2 ओम यहां है, तो कितना हुआ आपका? 4.5 6.5 हो गया, 6.5 और फिर उसके बाद फिर से डक गया है तार, तो 7.5 हो गया। ठीक है, फिर ऐसे घूमकर इधर गया है और फिर आधा, तो कितना हो गया? 8 हो गया पूरा। फिर घूम करके आया है तो 5 है, तो 8 5 13 ओम हो गया, और फिर घूम करके आया है 1 13 और 1 14 ओम हो गया। तो इस प्रकार से RAB का मान कितना हो गया? 14 ओम हो गया। आप लोग फिर से करके देख लीजिएगा एक बार, 14 ओम इसका आंसर आएगा। इस वाले को आप लोग खुद से करिएगा, RAB का मान आप लोग ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बात क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं समांतर क्रम व्यवस्था की ओर। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर उसके आगे की बात करते हैं। अब समांतर क्रम की व्यवस्था को समझने के लिए फिर से हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 3 प्रतिरोध हैं। तो यहां पर देखिए कि ये आपका पहला प्रतिरोध है, ठीक है, और ये क्या है? दूसरा है, और ये क्या है? आपका तीसरा है। इस प्रकार से हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, और पहले प्रतिरोध को R1 से, दूसरे को R2 से और तीसरे को R3 से मैंने दिखा लिया। और फिर से वही कि पहले प्रतिरोध का ये वाला जो हिस्सा है, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये दूसरे प्रतिरोध का पहला और ये दूसरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला और दूसरा। ठीक है, तो यहां पर हम नंबर से इंडिकेट कर दे रहे हैं। 1 ये सब पहला सिरा है, ठीक है, ये सब आपके क्या हैं? पहले सिरे हैं, और इधर वाले जो हैं ये सब दूसरे सिरे हैं। ठीक, तो समांतर क्रम में क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिरोधों का जो पहला सिरा होता है उसको एक बिंदु से, और प्रत्येक प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा होता है उसको किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। मतलब कि इस प्रकार से देखिए, ये आपका एक प्रतिरोध हुआ, ठीक, और ये आपका क्या हुआ? दूसरा प्रतिरोध हुआ, ठीक है, ठीक, और ये आपका क्या हुआ? तीसरा प्रतिरोध हुआ। तो यहां पर आप देख रहे हो कि तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को मैंने क्या कर दिया? एक ही बिंदु से जोड़ दिया, और तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को मैंने किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर क्रम व्यवस्था बोलेंगे। बात क्लियर है कि नहीं? कि मैंने 3 प्रतिरोध लिए, R1 R2 R3, और तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़ दिए, और तीनों प्रतिरोधों के जो दूसरे सिरे को मैंने किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया। तो ये बिंदु A मान लीजिए है और ये बिंदु B है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था क्या हो गई? समांतर क्रम की व्यवस्था हो गई। और मान लेते हैं कि इसको मैंने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, तो यहां पर जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? आपका V वोल्ट होगा, ठीक। तो यहां पर याद रखने वाली क्या बात है? नोट में आप लोगों को क्या याद रखना है? पहला कि देखिए, तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होगा, क्योंकि तीनों प्रतिरोध जो हैं वो क्या हैं? A और B,
के मध्य ही जुड़े हुए हैं। तो ए और बी के मध्य जो विभवांतर होगा वही तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर होगा। तो यहां पर आप लिखोगे कि प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। क्या होता है? समान होता है। ठीक, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? देखिए दूसरा पॉइंट यहां पर मान लीजिए कि ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो यहां से धारा कितनी निकलेगी? आई। ठीक, और ये धारा क्या होगी? 3 भाग में बट जाएगी, क्योंकि इस प्रकार से ऐसे समझिए कि धारा ये बैटरी से आ रही है, ठीक है, और ये क्या हो जा रहा है? इसके आगे से आपके 3 भाग हो जा रहे हैं ना। यहां पर 2 मार्कर है, एक मार्कर और आप यहां पे लगा लीजिए, तो यहां से आपके 3 भागों में धारा बढ़ जा रही है। यहां से जितनी धारा आ रही है वो पूरी धारा क्या हो जा रही है? इन 3 भागों में बट जा रही है। तो इन 3 भागों में वो धारा कितनी कितनी होगी हमें पता तो है नहीं। तो मान लेते हैं कि पहले प्रतिरोध में I1 धारा जाएगी, दूसरे प्रतिरोध में I2 जाएगी और तीसरे प्रतिरोध में R3 जाएगी। और यही तीनों धाराएं फिर से यहां पर आकर के क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। और यहां पर कितना हो जाएगा? वापस से I धारा बैटरी में प्रवेश कर जाएगी। जितनी धारा निकली थी उतनी धारा प्रवेश कर जाएगी। तो इस प्रकार पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाता है? पॉइंट नंबर 2 हो जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोधों में जो धारा होगी वो क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। प्रत्येक प्रतिरोधों में धारा भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको समांतर क्रम के लिए याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये दोनों पॉइंट क्या हैं? श्रेणी क्रम वाले दोनों पॉइंट से ठीक उल्टे हैं। उसमें क्या था कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते थे तो प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा समान होती थी और प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न होता था। यहां पर क्या है? समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होगा और प्रत्येक प्रतिरोधों में जो बहने वाली धारा होगी वो भिन्न भिन्न होगी, वो अलग अलग होगी। तो इस प्रकार से यहां पर जो कुल धारा है, कुल धारा आपकी I है, वो कितने के बराबर होगी? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी। कुल धारा आपका इतना होगा। बात क्लियर है? यहां पर कोई डाउट तो है नहीं? ठीक है, तो देखिए अगर हम मान लें कि R1 R2 R3, हम क्या मान लें कि R1 R2 व R3 के तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध कितना है? हमारा प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है। हमने मान लिया कि R1 R2 और R3 के तुल्य प्रतिरोध कितना है? R इक्विवेलेंट है। तो ओम का नियम हम लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से। तो ओम का नियम से जो सूत्र मिलता है V = IR, ओम के नियम से हमें सूत्र क्या मिलता है? V = IR। तो देखिए यहां पर I बराबर क्या होगा? I बराबर V/R होगा। तो यहां पर लिखेंगे V/R इक्विवेलेंट। ये धारा किसमें है? I धारा किसमें है? I धारा जो है तुल्य प्रतिरोध में है। ठीक, और I1 धारा के लिए अगर लिखना होगा तो I1 धारा किसमें है? R1 में है। तो यहां पर V/R1, V जो है वो प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर है, तो V तो बदलेगा नहीं। तो I2 के लिए अगर लिखना होगा तो V बाई आपका क्या हो जाएगा? V/R2। और अगर I3 के लिए लिखना होगा तो V/R3। तो इस प्रकार से ये हमें मिल जाएगा ओम के नियम से। ठीक है, तो इन्हीं मानों को हम इसमें रख देते हैं। तो इन्हीं मानों को जब हम इसमें रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहां पर देख लीजिए कि I के स्थान पे हम क्या रख दिए? V/R इक्विवेलेंट, और I1 के स्थान पे V/R1 और V/R2 प्लस V/R3। तो V कॉमन लेके हम काट सकते हैं। तो यहां पर आपका V कॉमन ले लिया मैंने, आया क्या? R1 और R2 प्लस 1/R3। तो V से कट गया तो 1/R इक्विवेलेंट जो हो गया 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो इस प्रकार से हमें समांतर के लिए भी सूत्र मिल गया।
तो यहां पर आप देख रहे हो कि समांतर क्रम में यदि प्रतिरोध जुड़े होंगे तो जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा प्रत्येक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। याद कर लो आप लोग कि समांतर क्रम में जो प्रत्येक प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, और इसी को अगर शॉर्टकट में लिखना हो, मान लो कि तुम्हारे पास दो प्रतिरोध हैं, तो दो प्रतिरोध होंगे तो आपका R1 R2 दो प्रतिरोध हैं, तो उनका क्या होगा R इक्विवेलेंट आपका होगा 1/R1 प्लस 1/R2। इसी को शॉर्टकट में क्या लिख लेंगे R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो यही मिलेगा। तो ज्यादातर जगहों पे आपको दो प्रतिरोध ही होते हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए, इसलिए ये शॉर्टकट फार्मूला याद कर लो कि दो प्रतिरोध अगर दिए होंगे समांतर क्रम में जुड़े हैं उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो आप सीधे सीधे R1 R2 बटे R1 प्लस R2 कर दो, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, ज्यादा आपको लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मान लो तीन प्रतिरोध हैं तो उनका शॉर्टकट में कैसे लिखोगे, तो यहां लिखोगे R इक्विवेलेंट बराबर यहां पर R1 R2 R3 बटे R1 R2 R2 R3 और R3 R1। ठीक है, तो आप जब इसको हल करोगे तो यही आएगा। आप हल करके देख लेना, ये तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तब के लिए तुल्यधारिता के लिए सूत्र है, और ये दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तब के लिए तुल्यधारिता के लिए सूत्र है। आसानी से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इस पर कुछ उदाहरण करते हैं प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद हम लोग समांतर और श्रेणी क्रम दोनों को मिला करके जो कुछ प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी हल करेंगे, क्योंकि परीक्षा में उसी तरीके के प्रश्न आने वाले हैं, केवल समांतर क्रम या केवल श्रेणी क्रम के प्रश्न नहीं आएंगे। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं बहुत ही आसानी से तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित कुछ उदाहरण लिए हैं और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहां पर जितने भी उदाहरण हैं हर एक उदाहरण में श्रेणी क्रम की व्यवस्था और समांतर क्रम की व्यवस्था दोनों मिलाकर के है, और परीक्षा में भी इसी प्रकार का आएगा जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम मिलाकर होंगे, यानी मिश्रित व्यवस्था होगी। आप सोचें कि केवल श्रेणी क्रम की पूछे या केवल समांतर क्रम की पूछे परीक्षा में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें परीक्षा में मिश्रित व्यवस्था से प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यहाँ कुल 3 प्रश्न लिए हैं, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 2 से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 में हमें A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए, इस परिपथ को, इस सर्किट को हम लोग एक प्रकार से और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए हमारा ये है बिंदु A और ये है बिंदु B। अभी हमें नहीं समझ में आ रहा कौन श्रेणी में है कौन समांतर में है, तो आप जिन बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहे उन दोनों बिंदुओं को बना लो। अब उन दोनों बिंदुओं को बनाने के बाद आप देखो कि A और B के बीच एक 4 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो 4 ओम का प्रतिरोध मैंने क्या कर लिया, लगा लिया। अब क्या है भैया कि A और B के बीच आपके दो प्रतिरोध 2-2 ओम के भी लगे हुए हैं जो कि आपस में श्रेणी क्रम में है, तो यहां पर हम उसको ऐसे भी तो दिखा सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये आप देख लिए कि ये दोनों आपके 2-2 ओम के प्रतिरोध हैं, तो इन दोनों का जब हम ये देखिए क्या है, ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में है ना, तो इन दोनों को जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपका 4 ओम का होगा और इसके समांतर क्रम में जो आएगा इन दोनों के तुल्य वो भी 4 ओम का आएगा, क्योंकि दोनों श्रेणी में है तो उन दोनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 2-2 4 ओम हो जाएगा, और ये आपका ए बी हो गया। अब दोनों समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम के लिए आर ए बी मैंने क्या बताया था, R1 R2 बटे R1 प्लस R2 कर लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 4 गुणे 4 बटे 4 प्लस 4, तो ऊपर आपका 16 आ जाएगा और नीचे 8 हो जाएगा। तो कट करके कितना हो जाएगा आपका, 2 से कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आर ए बी का मान जो आएगा 2 ओम आएगा, तो यहां पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। काफी आसान सा है। अब अगर हम नंबर 3 को करें तो देखिए
यहां पर हमें ए और बी के बीच निकालना है ना, तो ए और बी को आप बना लो सबसे पहले। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक। अब ए के बीच देखिए ए से एक प्रतिरोध निकला है, ठीक है, ए से एक प्रतिरोध निकला है, ठीक है, और बी से भी एक प्रतिरोध निकला है। आप देखिए यहां पर ए से भी एक प्रतिरोध निकला है, बी से भी एक प्रतिरोध निकला है, लेकिन यहां पर आप ध्यान ये दीजिए कि जो बी पॉइंट है, अब ये देखिए इस तार से सी पॉइंट को जोड़ा गया है और इस तार पर कोई प्रतिरोध नहीं है, मतलब कि बिंदु सी और बिंदु बी एक ही पॉइंट है। अगर दो बिंदुओं के बीच कोई प्रतिरोध नहीं लगा है, इस तार में देखिए कोई प्रतिरोध नहीं लगा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बिंदु बी पर जो विभव होगा वही बिंदु सी पर विभव होगा, यानी बिंदु बी और बिंदु सी क्या है, सेम है, तो यानी यही बी भी है और यही सी भी है। उसी तरीके से आपका बिंदु ए और बिंदु डी भी सेम होंगे, तो बिंदु ए भी यही है और बिंदु डी भी यही है, ठीक है। तो बिंदु ए से एक प्रतिरोध निकला था, मैंने निकाल दिया, ठीक है, और उसके बाद वो जाकर जुड़ा किससे है, बिंदु सी से, बिंदु सी से जुड़ा है और जो बी है वही सी है, तो लीजिए मैंने जोड़ दिया, ठीक। अब बिंदु बी से एक प्रतिरोध निकला था, तो लीजिए मैंने निकाल दिया बिंदु बी से भी एक प्रतिरोध, और वो जाकर जुड़ा किससे है, डी से, और डी वही बिंदु है जो ए है, तो मैंने इसको ए से जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए सी और डी के बीच में भी तो एक प्रतिरोध है, तो सी और डी वही है, ए और बी बिंदु, तो यहां पर एक और प्रतिरोध ऐसे जोड़ दिया। तो ये परिपथ का सिंपल डायग्राम ये होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और ये सब क्या है, 2-2 ओम के प्रतिरोध हैं, ठीक, और तीनों क्या है, समांतर क्रम में है। तो आर ए बी के लिए मैंने 3 प्रतिरोध के लिए क्या बताया था, R1 R2 R3 बटे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो इसको हल करते हैं तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे 2 गुणे 2 फिर 2 गुणे 2 फिर 2 गुणे 2, तो हो जाएगा ऊपर 2 दूना 4 दूना 8, नीचे 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जब काटोगे तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, तो कितना आ जाएगा, आर ए बी का मान 2/3 ओम। आंसर कितना आएगा, आर ए बी बराबर 2/3 ओम आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। तो इस प्रकार से आप इसको भी हल कर लोगे। अब ये वाला जो प्रश्न है ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग खुद करके हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर जो लोग सही जवाब देंगे मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, जो चीजें मैंने बताया आज वो आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जाते जाते करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप, जहां हो सके वहां इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।